अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इख्तलाफ राय में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ इकरा हारिस। नाजरीन, इंटीरियर मिनिस्ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है जब बात हो मुल्क के इंटरनल अफेयर्स की, इंटरनल सिक्योरिटी की, एडमिनिस्ट्रेशन की और अंदरूनी मामलात की। तो इस मिनिस्ट्री का रोल जो है वो बहुत अहम कंसिडर किया जाता है और माजी में भी हमने देखा कि बहुत से अहम लोग जो हैं वो मिनिस्टर इंटीरियर अफेयर्स रहे हैं। आज की मौजूदा सूरत हाल जब बात होती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, जब बात होती है इदारों को आज़ाद करने की, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती है, बेनामी अकाउंट्स की बात होती है और बहुत सी ऐसी बातें होती है जिसका डायरेक्ट लिंक इस मिनिस्ट्री के साथ आता है। तो हमने सोचा कि आज हमारे साथ वो मेहमान मौजूद हो जो तफसीलन इस मामले पे और मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर जो है वो रोशनी डाल सके। हमारे साथ आज मौजूद होंगे एक्स DG FIA और एक्स मिनिस्टर इंटीरियर अफेयर्स रहमान मलिक साहब, चेयरपर्सन कमेटी इंटीरियर भी हैं, सेनेटर भी हैं। बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, आप बहुत ही पुराने सियासतदान हैं, बीबी के भी साथी रहे हैं। सबसे पहले अगर मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल की बात हो जाए तो क्या समझते हैं किस तरह हमारी सियासी जो सूरत हाल है, जो हमारा सियासी मंजरनामा है, वो अवाम उसका क्या इमेज ले रहे हैं अपने ज़हनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आप इजाज़त देंगी कि मैं नाजरीन को पहले सलाम कर लूँ बिल्कुल सर, इस बिल्कुल। दुआ के साथ कि मेरा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान और आने वाली नस्लों का पाकिस्तान अल्लाह करे ये प्रॉस्पेरस हो, इसमें टेररिज्म ख़त्म हो और अल्लाह करे कि हम सब सियासतदानों में और हर उस स्टेक होल्डर जो कि पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है, हमारी ये कलेक्टिव सोच बने और वो कलेक्टिव सोच हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अब आपका जो सवाल आपने किया, सियासी मंजरनामा, सियासत में हलचल भी होती है, सियासत में तनकीद भी होती है और हर चीज़ परखी जाती है। और अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें तो उसमें इसका सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट होता है कंसेंसस, क्योंकि अवाम की कंसेंसस ली जाती है कि आप किसको अपना हुक्मरान बनाना चाहते हैं और वो उसकी शुरुआत ही इस बेस पे होती है कि हम उसको लेके आ रहे हैं जो हमारी कंसेंसस के मुताबिक हुकूमत को, मुल्क को चला सकता है। जब ये बेसिस है और इसी बेसिस पे जमहूरियत चल रही है, तो मेरा एक सवाल है कि क्या वही कंसेंसस इन इस्लामाबाद, इन दी प्रोविंसेस नहीं होनी चाहिए कि हुकूमत और ऑपोजिशन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और पार्लियामेंट जो बनती है वो प्रेसिडेंट प्लस दी असेंबलीज बनती है। बिल्कुल। मुझे अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त माहौल नज़र आ रहा है, इकरा हारिस साहिबा, मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि जिस अंदाज से हम अपने अफेयर्स को डील कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट को टोटली इग्नोर कर चुके हैं। जब नून की हुकूमत थी तो उस वक्त आपको पता है धरने कैसे चले। अब PTI की हुकूमत है, जो वहाँ होता वो भी आपके सामने अफसोसनाक है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर ये ऐसी चीज़ चलती रही और पार्लियामेंट ने अपना रोल डिसाइसिव तरीके से टेक ओवर न किया, तो आवाम जो है इस सिस्टम पे, इस पार्लियामेंट पे अपना कॉन्फिडेंस लूज करती हुई मुझे नजर आ रही है। क्योंकि जो मेजर इश्यूज हैं जिनको हल करने की जरूरत है, वो सबसे बड़ा इशू इकॉनमी का है, जिसे आप माशी कहते हैं, हालात कहते हैं। उसके बाद आपकी फॉरेन पॉलिसी है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी है। मैं ये समझता हूँ कि तीनों की कभी भी इस अंदाज से पार्लियामेंट ने कि वो गाइडलाइंस या पार्लियामेंट ने लॉ वो नहीं दिया जो कि इस मुल्क को इन मुसीबतों से निकालने में मदद करता है। ठीक है। अच्छा रहमान मलिक साहब, आपने कहा कि जब ये तमाम चीजें जिनका आपने हाईलाइट किया, हम कर्जों तले दबे हैं, कर्जों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, ऑपोजिशन का भी एक बहुत अहम रोल है और हुकूमत और ऑपोजिशन साथ मिले बगैर तो नहीं चल सकते। लेकिन जो इस वक्त हमारा सियासी माहौल है, बातें होती हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, बातें होती है एक तरफा एहतसाब की और हुकूमत की जानिब से सिर्फ एक ही स्लोगन पे काम होता है और वो यही स्लोगन है कि एहतसाब होगा, सबका होगा, सबसे पहले बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाएगा। तो जब माहौल ये हो कि सिर्फ एहतसाब एहतसाब और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात होगी, तो फिर अवाम की बात कहाँ होगी? सबसे बड़ी अच्छी बात की है, आई एम सॉरी टू से कि इन द पास्ट ऐसा क्वेश्चन मुझे कभी आया नहीं है और आज इस क्वेश्चन ने मुझे ये मजबूर कर दिया कि मैं सही हालात वाक़यात पर्सपेक्टिव में भी और आज के माहौल में आपको अर्ज़ करूँ। देखें,
अगर आप पूरी सिस्टम को पाकिस्तान को देखें तो 1952 में जब हमने पहला कर्जा लिया, उसके बाद हम कर्जों की भरमार में आए और कर्जा इतना हमारी हुकूमतों को इसका टेस्ट आ गया कि उन्होंने कर्जों पे अपनी ज़िंदगी का काम और गुजारा शुरू कर दिया। और आज तक चाहे वो पीपल्स पार्टी का ही दौर क्यों ना हो। अब आगे बात मैं सारी सक्सेसिव हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी को नहीं कर रहा, लेकिन जब भी किसी के हाथ में बागडोर आती है तो हम ब्लेम गेम पे ज़्यादा यकीन रखते हैं, ना कि ऐसा तरीका निकालें जिसमें हम आगे की तरफ जा सकें। इसमें कोई शक नहीं है, कर्जे पुराने हैं, लेकिन कर्जों को सारी हुकूमतें ऑलमोस्ट सही तरीके से मैनेज भी करती रहीं और कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 महीनों में रुपया जो है उसकी फॉल 20 रुपीज़ यानी डॉलर की प्रायोरिटी में नीचे जाए। ठीक है। अब अगर इस तरह जैसे कि आपने बात की है कि अवाम की बात यह है कि अवाम को महंगाई नहीं चाहिए, अवाम को वक्त पे गैस चाहिए, वक्त पे बिजली चाहिए, कम बिल जो है वो कम खर्चे पे हों। ये सारी चीज़ें सिर्फ इस वक्त की हुकूमत बेहतर कर सकती है। जिस अंदाज से गैस की कीमतें बढ़ी हैं या चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, और मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि अगर यही माहौल रहा, और जैसे कि आज गवर्नर स्टेट बैंक की वो स्टेटमेंट पढ़ के आज मुझे बड़ा दुख भी हुआ और परेशानी भी हुई बसीयत पाकिस्तानी एक अदना वर्कर की हैसियत से, कि अगर गवर्नर स्टेट बैंक कह रहे हैं कि अगर रेमिटेंसेस और डिप्लीट हुई तो पाकिस्तान की इकानमी को संभाला देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप देखें तो पाकिस्तान का मेजर इशू इस वक्त इकरा साहिबा ये है कि हमारे पे 200 बिलियन डॉलर सर पे है, आपके ट्रिलियंस ऑफ रुपीस लोकल कर्जा है। अब क्या होगा, आपने भी डेट सर्विसिंग करनी है, आपने डॉलर मार्केट से उठाने ही उठाने हैं, बैंकों ने आपको मजबूर करना ही करना है कि आप इसके डॉलर की जो कीमत है बढ़ाएं, रुपए की कीमत गिराएं। तो क्या होगा, उससे आप नोट और छापेंगे और इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन के साथ साथ जब हमारा ग्रोथ रेट बढ़ ही नहीं रहा तो फिर सारे की सारा टोटल बोझ इसका अवाम पे पड़ेगा। तो लिहाजा जो अवाम का करने का काम है, अवाम अकाउंटेबिलिटी चाहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैं जो चीजें आप हाईलाइट कर रहे हैं रहमान मलिक साहब, जो आप चीजें हाईलाइट कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि ये प्रायोरिटी मांगती हैं चीजें, लेकिन एहतसाब के नारे पे अब तक 100 दिन गुजर गए हैं और अगर ऑपोजिशन इसीलिए आगे जी आप कंप्लीट कर लीजिए। आगे मैं हल दे रहा हूँ इसका। मैं कंप्लीट कर लीजिए आप। मैं जब बात करता हूँ तो मेरे आर्टिकल भी पढ़ लीजिए, उसमें एक पॉइंट करता हूँ मैं कि ये है, उसको डिस्कस भी करता हूँ और सोल्यूशन भी देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा वाज़ेह है, ठीक है, और उसमें हर इदारे का अपना रोल है। हम क्यों ना अकाउंटेबिलिटी को एक बॉक्स में रख लें, जो हमारे मेजर इश्यूज हैं उसको एक बॉक्स में रख लें। अच्छा। और पार्लियामेंट को अगर सुप्रीम समझते हैं तो पार्लियामेंट में सारे के सारी चीज़ों को ले आएं और वो एक लिस्ट आउट कर लें जो हमारे इस वक्त इश्यूज हैं और इश्यूज को हमने रिजॉल्व कैसे करना है। रहमान मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा, आप ये तो समझते हैं ना कि हमारा मुल्क करप्शन में घिरा हुआ है और सबसे अहम मसला जो है वो करप्शन है। पीपल्स पार्टी कहती भी रही है, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी का भी दौरे हुकूमत रहा, नून लीग का भी रहा? अगर आपके दौरे हुकूमत की बात करें तो जिस तरह पीटीआई ने करप्शन मकाओ और एहतसाब करो का स्लोगन अपनाया हुआ है, वो पीपल्स पार्टी के दौर में क्यों नहीं हुआ? करप्शन तो तब भी थी। देखिए बात सुने, सबसे पहले आपको ये देखना है, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ नेगेटिव हो जाती है वो ये है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है वो पुरानी चीज़ें निकाल के उसको इस्तेमाल करते हुए अपने अपोनेंट लीडर्स को पकड़ते हैं। दिखाएं मुझे कि सिर्फ पॉलिटिशियन ही करप्ट है। मेरी बात सुने, क्या पॉलिटिशियन ने ये काम किया, क्या दूसरे लोगों ने नहीं किया? तो मैं परसों भी एक सजेशन दी और आज आपके थ्रू दे रहा हूँ कि काउंटेबिलिटी बजाय डाउनवर्ड से शुरू करने के अपवर्ड करें, यानी कि जो इस वक्त प्रेजेंट पीटीआई का सिस्टम है उसको भी देखें, जो शिकायतें आ रही उनको भी देखें, ताकि आने वाली हुकूमत को ये मौका ना दें कि वो पीटीआई के मिनिस्टर अगली हुकूमत में रगड़ा खा रहे हों। रही बात करप्शन हमारे इदारों में सरायत कर चुकी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो हमारे अकाउंटेबिलिटीज लॉज हैं, उनके प्रोसीजर्स, उनके बाद लेंथी जो प्रोसीजर हैं, हमारे कोर्ट प्रोसीजर्स हैं, वो इन सब को मैंने इसलिए कह रहा हूं कि हमें अभी
एक वक्त आ गया है कि पूरी कौम को एक कलेक्टिव सोच के साथ ये आगे बढ़ना होगा कि जो हमारे अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स हैं उनको बेहतर बनाया जाए। अकाउंटेबिलिटी में ऐसा सिस्टम बिल्ट इन होना चाहिए। फोकसिंग ऑन योर पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी रूल्स की अगर हम बात कर लें, नैब का जो इदारा बनाया गया, यही कहा गया नून लीग की जानिब से आमराना दौर में बनाया गया, इन तक के लिए बनाया गया। पीपल्स पार्टी भी इस बात पर मुत्तफिक है कि सियासी इंतकाम का निशाना और लोगों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। जब दोनों जमातें एक ही बात पे मुत्तफिक थी तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि दोनों के दौरे हुकूमत में नैब के हवाले से कोई काम नहीं किया गया? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं थोड़ा आपको भी थोड़ी याद आपकी ताज़ा कर दूं, और ये आप निकाल के भी देख सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये रियलाइज़ किया कि ये 90 डेज़ का रिमांड प्लस काउंटेबिलिटी का जो प्रोसीजर है, यानी कि रूल्स जो है नैब ऑर्डिनेंस के, इनमें रिवीजन की ज़रूरत है। अच्छा। तो मैं बसीयत इंटीरियर मिनिस्टर इसकी गारंटी के साथ, श्योरिटी के साथ, विद चैलेंज कह सकता हूँ कि हमने वो रिफॉर्म्स बनाए, हमें वो लेके गए जब पार्लियामेंट में, तो नून ने उनको टर्पीडो कर दिया कि ये नहीं होने देंगे हम। कि जो रिफॉर्म्स से जिसकी बात हमने की थी वो इनकार नून ने किया। हमारे दौर में एक दफ़ा भी बिल पेश नहीं हुआ। मुझे उस बिल की ड्राफ्ट की कॉपी दिखा दें जिसमें वो बिल पार्लियामेंट में दिया हो रिगार्डिंग रिफॉर्म्स इन दी अकाउंटेबिलिटी लॉज। तो मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि चलो देर आए दुरुस्त आए। अभी आपको कौन रोकता है भाई, आ जाएं मिल के बनाएं। और मैं पीटीआई को भी कहूं, कल ये ना कहे आप जब आपकी हुकूमत नहीं होगी कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। फिर अगर आज आप नहीं कर रहे, साथ नहीं दे रहे, ये इदारा ही बंद हो देना चाहिए। मैं अकाउंटेबिलिटी किसी इदारे को बंद करने की पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कहूंगा। तो जो नैब का अब किरदार जा रहा है रहमान मलिक साहब, जो अब नैब का किरदार है उस पर आप क्या कहेंगे? इंतकामी कार्रवाइयां दोनों पार्टियां कहती हैं, यहाँ तक कि कल फवाद चौधरी साहब ने यह भी कह दिया कि इमरान खान के ऊपर जो केसेस नैब ने बनाए हैं उन्हें शर्म करनी चाहिए। एक गलत तासुर दुनिया में जाता है कि वजीर आजम को उन्होंने हेलीकॉप्टर केस जो है वो नहीं बनाना चाहिए था। उन्होंने भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया। तीनों अदम एतमाद का इजहार करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। मैं आपने जो बात की है, पहले मैं थोड़ी सी इसकी प्रीएम्बल दे दूं जी। प्रीएम्बल ये है कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान हमने पहुँचाया, यानी कि मीडिया ने और इस हुकूमत ने, और पहली जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आती रही, और इंडिया ने जो रोल प्ले अदा किया उस रोल को शायद हमने आप अपनी गवर्नमेंट इनडायरेक्टली, इशारा कर रहे हैं। मेरी बात सुने, मैंने कहा है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट की बात करो बीबी इन माई पर्सनल कैपेसिटी। कि हुआ ये कि जब इंडिया ने ये फैट शुरू किया वो इस गवर्नमेंट में किया और पिछली गवर्नमेंट में शुरू किया, वो हमारी गवर्नमेंट में शुरू नहीं हुआ था। हमने, सॉरी टू से आई एम यूजिंग अनपार्लियामेंटल वर्ड, बट हमने इंडिया को नथ डाल कर रखी हुई थी ठीक ठाक तरीके से। अच्छा। और कितनी जुर्रत नहीं होती थी कि वो जाके हमारे खिलाफ ओपनली बोले। अब क्योंकि ये आपने बात कर दी है फवाद साहब की, उनके दिल में खलश है, हो सकता है ज़्यादा हो। अगर आप पाकिस्तान को ऐसा मुल्क प्रेजेंट करेंगे जो ए से लेकर हर लिहाज से करप्ट है, वो मनी लॉन्ड्रर है, वो करप्शन में इन्वॉल्व है, मुझे बताएंगे दुनिया का कौन सा मुल्क आपको इन्वेस्टमेंट देगा, या कौन सा मुल्क है वो जो आपको सी लिस्ट से निकालेगा? वो कौन सा इदारा दुनिया में जो पाकिस्तान को अच्छी नज़र से देखेगा? जब हम अपना घर ही ठीक नहीं करते, हम अपने आप को खुद बदनाम करते हैं, तो बाहर के लोग फिर कैसे आपको अच्छा चाहेंगे? मैं अपने फवाद चौधरी साहब से बात करता हूं। मैं इवन आई एड्रेस द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली। आपको गिला है नैब काम नहीं करता, पीपीपी को भी गिला है नैब ठीक नहीं करता काम। इस वक्त नून भी कह रही है, अवाम से भी मुख्तलिफ किस्म जगहों से आवाज उठती है। आप देखेंगे कि क्या नैब को आपने कानून बना के नहीं दिया? क्या नैब को 90 डेज का रिमांड आपने इजाजत नहीं दी, यानी पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया? तो क्यों नहीं इकट्ठे हो जाते भाई, बैठे पार्लियामेंट में, चेंजेस लाएं, रिफॉर्म्स लाएं, बैठ के लॉ पास करें, और वो इदारे वही लॉ चलाएंगे जो आप लॉ बना के देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ मीडिया पे खेलने के लिए और ब्लेम गेम करने के लिए बात करेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं और फिर आपसे जानेंगे कि मुस्तकबिल करीब में आप देखते हैं नैब का क्या किरदार रहेगा। एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। तो गिला तो सारी जमातों को ही है नैब के किरदार से और नैब की जो कार्रवाइयां हैं उससे, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हो पाया। रहमान मलिक साहब से ब्रेक से पहले हमने सवाल छोड़ा था कि आइंदा मुस्तकबिल करीब में वो कुछ देख रहे हैं। रहमान साहब तो जवाब दे दीजिए, नजर आ रहा है आपको, कुछ आसार ऐसे नजर आ रहे हैं कि शायद सब बैठ जाएं, इसमें तब्दीली हो मुझे जाए? नजर 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 आने से पहले मैं थोड़ी सी दूरबीन इस्तेमाल करते हुए एक दो चीज पे आपको पहले अवाम को भी कॉन्फ्रेंस पे लेना चाहेगा। कुछ हमारी अपनी गलतियां भी हैं, हमारे मीडिया की भी हैं, और कुछ लोग जो बड़े बड़े एनालिसिस्ट आते हैं वो सीधा कह देते हैं जी ये हो गया। मुल्ज़म से मुजरिम बनने के लिए एक लंबा सफ़र होता है, कानूनी जंग होती है, कानूनी सफ़र होता है। तो खुदारा अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो उसमें एक्यूज का लफ्ज़ होता है जिसे कहते हैं मुल्ज़म। वेट करें जब तक वो मुजरम नहीं कानून की नज़र में बन जाता, यानी कि कोर्ट ट्रायल के बाद उसको सज़ा नहीं हो जाती। ठीक है। हमने सबसे जो मुसीबत आपने आप पे डाली, हम समझते हैं वो JIT ने रिपोर्ट दे दी तो ऐसे जैसे कोई खुदाई हुक्म आ गया है। अगर किसी ने इन्वेस्टिगेशन करके दो लफ्ज बोल दिए तो उसको खुद ऐसे ही खुदाई हुक्म देख लिया। अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट मेरी बात मैं देखे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहता है कि JIT की रिपोर्ट पब्लिक नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन पब्लिक नहीं होगी, वो होती है। तो बेसिकली जो हमारे यहाँ खामियां उनको भी तो हम दूर कर रहे हैं तो बहुत बेहतर होगा। अब आ गया कि जब तक ये लॉ है, नैब हक बजानिब है ये कहने का कि वो तो कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, जो आपने पार्लियामेंट ने बना के दिया वही चला रहे हैं हम। तो अगर इस चीज को काउंटर करना है, बजाय इसके मीडिया पे हम एक दूसरे की तानाबाजी करें या एक दूसरे को टॉन्ट करें या एक दूसरे ब्लेम गेम करें, आप हाउस का इजलास, और इस वक्त प्रेरोगेटिव किसी रिफॉर्म्स को करने का पहला राइट हुकूमत का है। हम अगर आते हैं जो अपोजिशन वाले वो तो प्राइवेट बिल लाएंगे, तो मैं आपको नहीं, मैं ऑफर करता हूं हुकूमत को मूव करें, हम सब मिलकर काम करेंगे, आप रिफॉर्म्स लाएं और रिफॉर्म्स में ये भी रखें कि जो अपॉइंटमेंट होगी चेयरमैन नैब की फ्यूचर में वो जो है वो करेगी हुकूमत नहीं करेगी, दो बंदों के दरमियान में नहीं होगा, बल्कि उसको पार्लियामेंट में होगा। बहुत सी चीजें हैं। अच्छा रहमान मलिक साहब, अब ये ECL के मामले पे अगर हम आ जाएं तो 172 लोगों का नाम डाला जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने बरहमी का इजहार किया। क्या समझा जाए, क्या ये हुकूमत की तरफ से कंफ्यूजन थी या फिर वजीर मुमलिकत बराए दाखिला को पता नहीं था क्या तरीका कार है, और ऐसे फैसले हुकूमत की जानिब से होते हैं तो वो फिर उन्हें शर्मिंदगी का सामना होता है, वो बाउंस बैक हो जाते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा प्रोसीजर आपको एलेबोरेट कर दूं। ECL का मतलब जो होता है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, यानी हुकूमत जिस किसी भी इंडिविजुअल को, मेल को या फीमेल को नहीं जाने देने की इजाज़त देती, वो उसको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में बाय नोटिफिकेशन कह देती कि आप नहीं जा सकते। इसमें JIT ने रिकमेंडेशन दी 172 लोगों की कि इनको ECL पे डाल दिया जाए। अब जो रिकमेंडेशन आई एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से, और इसी तरह नैब से भी आती हैं, पुलिस से भी आती हैं। आज भी अगर आप रिकॉर्ड देखें जाके सेक्रेटरी के ऑफिस में, तो मुझे 2-4 हज़ार से कम बंदा नज़र नहीं होगा जिसकी रिकमेंडेशन मुख्तलिफ इदारों से इंक्लूडिंग डिफेंस इदारों से आई होती है। इसके लिए जो प्रोसीजर था वो ये था कि ECL पे पहले मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर और इंटीरियर सेक्रेटरी देख के अपनी स्वाबदीद के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक, अपनी विजडम के मुताबिक उसको इजाज़त देता था। उसके बाद क्योंकि उसमें लफ्ज़ लिखा हुआ है फेडरल गवर्नमेंट, तो जो एक सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में रूल्स ऑफ बिजनेस में चेंज आई कि फेडरल गवर्नमेंट जो थी, फेडरल गवर्नमेंट को ने कहा ये कैबिनेट है। तो अब फिर क्या हुआ कि ECL पे भी वही जो प्रिंसिपल था लागू हुआ, और कोई बंदा उसमें ECL से न चल सकता है या न निकल सकता है जब तक कैबिनेट उसको ऑर्डर ना करे। तो उसमें जाहिर है कि जो भी स्टेट मिनिस्टर के पास आया होगा, जो सेक्रेटरी इंटीरियर के पास आया होगा, वो तो गया मैटर कैबिनेट में। तो कंफ्यूजन कहाँ रह गई, जब कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया कि इनका नाम ECL पे डाला जाए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ गई कैबिनेट की। तो जब इंटीरियर मिनिस्टर ने, जाहिर है वो मेंबर है कैबिनेट का, लेकिन इसके साथ ही आपको याद होगा कि एक दिन पहले मैंने सुओ मोटो लिया था, और सुओ मोटो किसी पार्टी के लिए नहीं था। मैंने ये कहा कि डिस्क्रिमिनेशन जो है इट इज नॉट अलाउड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 9, कि ना मूवमेंट आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और ना ही किसी के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। इसमें डिस्क्रिमिनेशन मैंने ये कहा कि अगर नैब ने
और FIA की इंक्वायरी की वजह से जहां उसके नाम हो, लोगों के नाम ECL पे डलने हैं, तो फिर जब चीफ मिनिस्टर पंजाब का नाम डलता है तो फिर उसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का भी नाम होना चाहिए। अगर नहीं डालना तो दोनों को ना डालो, एक पैमाने के साथ चलो। और वो मैंने बड़ी पब्लिक हुई, मैंने दूसरे दिन हेयरिंग भी हुई, और वही चीज मैं समझता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसका नोटिस लेते हुए तकरीबन वही चीज देखिए। हमने देखना ये है आपके दौर की वजारत दाखिला और जो अब की वजारत दाखिला की परफॉर्मेंस है, क्या फर्क है? यहाँ पे तो वज़ीर दाखिला ने यहाँ तक भी कहा कि इस्लामाबाद के तालीमी इदारों की 75% लड़कियां जो है वो आइस का नशा करती हैं। देखिए, मैं अपने आप का कंपैरिजन किसी भी कोलीग से नहीं करूँगा, और इसलिए मुझे इजाज़त दे दें कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं दूँ। हर जो भी मिनिस्टर बैठा हो तो अपनी काबिलियत के मुताबिक काम करता है, ठीक है। अब रही बात आइस की, ये आइस इस्तेमाल होती है, उसकी परसेंटेज कितनी है मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इंटीरियर मिनिस्टर ने कुछ कहा तो उसको कुछ बेसिस होंगे। बहरहाल ये मैटर जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लियर हो जाएगा। उसके लिए मुख्तलिफ रिपोर्ट होती हैं, कोई परसेंटेज कहता है, कोई परसेंटेज कहता है। बहरहाल क्योंकि दिस इज अ स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम ए सिटिंग मिनिस्टर, तो उसको हमें वैल्यू करना चाहिए, अनलेस ही हिमसेल्फ सेज कि ये 75% नहीं है। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको वाज़िया तौर पे कह दूं कि जब मैंने इंक्वायरी की थी और मैंने इस पे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर और नारकोटिक्स से देखा था, तो उसमें डेफिनेटली काफ़ी परसेंटेज थी जिसमें के टीचर भी पकड़े गए थे जो कि सप्लाई करते थे। आइस का कंसेप्ट जो आया था, ये आज से कोई मेरा 1.5 या पौने 2 साल मैंने पहले एक चीज़ नोटिस में आई थी। एक रेड हुई थी एक पार्टी में इस्लामाबाद में, और जिसमें इस किस्म की चीज़ को सर्व हो रही थी। तो जब एनालिसिस के लिए भेजा गया तो पता नहीं चल सका क्या था, हेरोइन थी क्या थी। तो ये पता चला लेटर, जो मैंने इन्वेस्टिगेशन कराई, कि चाइना से कुछ स्टाफ आता है, कुछ यहाँ पाकिस्तान से मिक्स करके इसको बच्चों को देते हैं। बच्चे नॉर्मली लेते थे पहले कि नींद नहीं आती, बाद में ये मैंने देखा कि इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ड्रग, और इसकी ज्यादा सप्लाई कुछ लोग जो हैं वो चाइना से और इंडिया से आती है। और आपने देखा होगा मोस्ट रिसेंटली बहुत से पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में और दूसरे मुल्कों में ले जाते हुए भी पकड़े गए। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, और इसका मैंने भी नोटिस लिया है और इस पे हम काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कायदन यूनिवर्सिटी में बहुत इस्तेमाल होती थी। अच्छा, और आपका दौर में बड़े कंट्रोवर्शियल और बड़े बड़े इश्यूज रहे, इसको तो आपने क्लैरिफाई कर दिया। एक उसामा बिन लादेन वाला भी इशू रहा और काफ़ी हाईलाइटेड रहा। कुछ ऐसी मालूमात अब भी बहुत ज़्यादा इसमें एम्बिगिटी पाई जाती है कि हुकूमत को इल्म था या नहीं था, तो कितनी इतलात मौजूद थी आप तक कि ये ऑपरेशन? देखिए, एक चीज़ मैं अर्ज कर दूं कि एक अर्ज कर दूं कि अफवाहें उतनी ही बन जानती हैं जितने पाकिस्तान में इस वक्त बाशिंदे हैं। ठीक है, जिसका दिल करता है कुछ कह सकता है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। एक चीज़ मैं कैटेगोरिकली कह दूं, इस अटैक का हुकूमत की, जो वक्त की हुकूमत थी, उसको बिल्कुल नहीं पता था। उसमें ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, मैं इंटीरियर मिनिस्टर था, फोर्सेस के लोग थे, सबकी कंसेंसस थी कि ये हम पे एक वार हुआ है, और वार टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। और मैं बताऊं, उस वक्त मेरा 11 साढ़े 11 का टाइम था, मैं ऐसे ही इंसिडेंटली टीवी को खोला तो मुझे ये खबर आ रही थी कि वो एक हेलीकॉप्टर गिर गया है वहाँ पे। तो आई रैंग अप दी DIG एबटाबाद। मैंने कहा यार देखो ये क्या हुआ है, कोई, क्योंकि हमारे यहाँ तो नाइट विजन का कोई हेलीकॉप्टर नहीं है जो पहाड़ी इलाके में इसमें जा सके। तो उसने कहा जी मेरी खबर भी ये, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो उसके बाद हमने, जब हमारी अपने इदारों से बात हुई तो पता चला कि 2 हेलीकॉप्टर आए थे, और वो उनके पास जो होती है टेक्नोलॉजी जिसको रडार डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ वो शायद हमारे बस में नहीं था डिटेक्ट करना। हाउएवर, हमने ये देखा कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उस वक्त हमने बैठ के ये फैसला किया कमीशन बनाया जाए। अगर हमारी कोई गलती होती तो हम क्यों ओपन कमीशन बनाते एक सुप्रीम कोर्ट के जज का। जब उनको इन्वेस्टिगेशन की लाया गया, वो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो उस वक्त हमारी हुकूमत ने 5 साल अपने पूरे कर लिए, और वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इस वक्त मौजूद है। लेकिन मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहा कि अभी तक ना तो पिछली हुकूमत ने उसको पब्लिक किया, और अगर ये हुकूमत भी कर दे तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये तो बड़ा बिलीव कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी पे। तो वाई नॉट टू जस्ट मेक दिस पब्लिक। ये जो पूरे का पूरा वाकया हुआ था, इसमें मैं श्योर करा दूं कि उस वक्त ये हुकूमत को इसका ना इल्म था, ना हमारे जो डिफेंस
फोर्सेस के लोग थे, उनकी अंडरटेकिंग के मुताबिक जो विच वाज गिवन टू अस, दे नेवर न्यू अबाउट इट। ये आपको पता है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी किस हद तक, हाँ, उसके बाद हमें ये पता चला कि वो अफरीदी को ले जाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। इस ब्रेक लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रहमान मलिक साहब से जानेंगे जो मनी लॉन्ड्रिंग का शोर है, ये शोर है क्यों? वेलकम बैक। आजकल मुल्क में सबसे ज्यादा शोर है मनी लॉन्ड्रिंग का। हुकूमती ऐवानों से तो यही आवाजें आती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जो है वापस लाया जाएगा। अरबों खरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर ट्रांसफर किए गए। रहमान मलिक साहब, पहले तो बताइएगा, आप के तो कंसर्न ये एरिया रहा है, इन्वेस्टिगेशंस होती भी रही हैं, क्या होती है, आम आदमी क्या समझे, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? जितने पैसों की बात की जाती है कि ये अरबों रुपए मुल्क से बाहर मुंतकिल किया गया, क्या ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू मुंतकिल हुआ है? मैं विदाउट रेफरिंग टू एनीबॉडी, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और मेरी प्यारी आवाम की इंफॉर्मेशन के लिए मैं कर्ज करूंगा, ये क्लेम कि खरबों रुपया बाहर से ले आएंगे, ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं होता। आज अगर एक केस फैसला हो जाता है कि भाई ये पैसा पाकिस्तान से गया था, वो दुबई में गया या अमेरिका में गया, और वहां ये जाके इस्तेमाल हुआ या किसी बैंक में हुआ, अगर आज आप केस रेफर करते हैं, 4 से 5 साल से कम उस केस को इनिशिएट होने में और इस्तेमाल होने में लगेगा। तो लिहाजा ये करना हुकूमत का या किसी भी इदारे का कि वो बस ले आएंगे पैसे। मैंने एक स्पीच सुनी थी, मैं नेचुरली एक ऐसा बंदा हूँ जो नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करता, जिन्होंने कहा जी कि आज हुकूमत आ जाएगी पीटीआई की, तो कल दूसरे दिन $200 बिलियन वापस आ जाएगा। ऐसे नहीं होता। ये एक कानून है पूरी दुनिया में कि अगर आपका कोर्ट फैसला कर दे कि ये पैसा यहाँ से गया था, तो उस बंदे को जिसके खिलाफ इल्ज़ाम है उसका पूरा राइट होता है उस मुल्क के कानून को एग्जॉस्ट करने का अप टू अपील। तो आपको पता है कोर्ट कितना टाइम लेते हैं। अब आ जाए मनी लॉन्ड्रिंग। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली ये लाइमलाइट पे उस वक्त आई जब टेररिस्ट फाइनेंसिंग का बहुत जिक्र हुआ, और हमने देखा कि टेररिस्ट जो थे वो मुख्तलिफ तरीकों से पैसे एक जगह से मुंतकिल करके दूसरी जगह पैसे इस्तेमाल करते थे। इस पे यूएनओ में बहुत शोर उठाया गया। फिर यूएनओ ने एक चार्टर बनाया कि दुनिया के सारे ममालिक जो हैं वो सिग्नेटरी बनेंगे मनी लॉन्ड्रिंग लॉ पे, और अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ साइन नहीं करेंगे तो उनको एक किस्म की एग्जिट मिलेगी यहाँ से यूएनओ से। और मुझे याद है मैं उसको कैबिनेट मिनिस्टर था, और ये मूव हुआ था केस, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको आगे लेके आए थे और हमने वो कानून पास किया। अच्छा, ये जो बरतानिया के जब पैसा जी ये जो कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, ये जो बरतानिया के साथ मुआहिदा हुकूमत क्लेम करती है हो गया है मुल्जिमान को वापस लाने का, ये जितनी आसानी से कहा जा रहा है पैसा वापस आएगा, आ सकता है? मैं नहीं आ सकता। मैं पहले अर्ज कर दूं ना पूरी चीज, तो फिर लोगों को पर्सपेक्टिव में इसकी समझ आ जाएगी। अब जब मनी लॉन्ड्रिंग की होती है तो मनी लॉन्ड्रिंग जो कोई भी पैसे की मूवमेंट बैंक से होती है, बैंक अपनी इंक्वायरी करते रहते हैं और वो देखते रहते हैं कि पैसे का ओरिजिन क्या है। अगर पैसा ट्रांसफर हुआ है और अगर केस को रजिस्टर हो गया है और कोई इंक्वायरी शुरू हो गई है, तो वो सबसे पहले पूछेंगे कि पैसे का ओरिजिन क्या था, क्या ये प्रोसीड जो है चोरी की है, ये करप्शन की है, या किसी नेगेटिविटी की क्रिएशन है। बहुत से अकाउंट ऐसे होते हैं जिसे आप कहते हैं कि जी वो फेक अकाउंट है। नहीं, वो बेनामी अकाउंट जो होते हैं, समझ लीजिए सिनोनिमस अकाउंट है। आपका कार्ड या किसी दोस्त आपकी ने ले लिया और उसके अगेंस्ट कोई काम दिखा दिया, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं आएगा, वो आएगा चोरी में, वो आएगा फोर्जरी में और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। तो ये जितने भी केसेस आप आजकल देख रही हैं, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकती हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती। और दूसरी बात यह है कि अगर पैसा बाहर गया है और वो पाकिस्तान के कानून के खिलाफ गया है, तो उस कानून की खिलाफ वर्जी है। फॉर एग्जांपल कि अगर $10,000 से ज्यादा आप स्टेट बैंक की परमिशन से नहीं ले जा सकते। लेकिन अब हमारे मुल्क की बदकिस्मती देखें कि 20 रुपए गिरता है डॉलर के अगेंस्ट रुपया, और एक कराची की पूरी कार्टेल जो इंशाल्लाह मैं कौम के सामने बहुत जल्द लाने वाला हूं, मेरी कमेटी ने उसे टेकअप किया है। कि उसमें 2 लाइसेंसेस होते हैं इकरा साहिबा। एक होता है लाइसेंस जो कि मिलता है जो
जो आपके एक्सचेंज एजेंट होते हैं, एक होता है डीलरशिप लाइसेंस। डीलरशिप लाइसेंस सिर्फ बैंकों को मिलता है। बैंकों को सिर्फ डॉलर को 3 दिन होल्ड करने के लिए इजाजत होती है, और इन सब बैंकों के जो कॉरस्पॉन्डिंग एजेंट्स होते हैं वो न्यूयॉर्क में होते हैं। तो ये करते हैं कि वो 3 दिन जो उन्होंने पूरे करने होते हैं वो बुध को करते हैं नाम, और फिर वो जाके मंडे को लेट जब खुलता है, यानी हमारा पूरा मंडे गुजर जाता है। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमारी हाई वैल्यू की जो हमने पेमेंट करनी होती है, ऑयल की बिलियंस ऑफ डॉलर, डेट सर्विसिंग वगैरह, ये बैंक के कुछ लोगों को पता होता है। वो बैंक के लोग क्या करते हैं कि फिर वो डॉलर अपना होल्ड कर लेते हैं, और वो एक फ्लाइंग एलसी का कॉन्सेप्ट आया है जो मैंने भी डिग आउट किया, जो पब्लिक के सामने मैं लेके आऊंगा। उसमें एडवांस में एलसी खोल दी जाती है, लेट अस से $10 बिलियन, $10 मिलियन, $20 मिलियन, अभी में $250 मिलियन। अच्छा, वो जो पैसा है उसको एक फॉरवर्ड नाम पे दिया होता है। लेट्स से कि उसकी जो कैशमेंट है वो 130 पे होनी है या 140 पे होनी है या एक डेट पे होनी है। तो वो ये करते हैं कि वो भी पैसा जो है फ्लाइंग एलसी का, आपकी नजर में रहमान मलिक साहब, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का अगर कॉन्सेप्ट है, अगर इसे मजमूई तौर पर देखें तो हुकूमत को भी नीड्स टू स्टडी एज वेल, कि पहले देखा जाए कि कौन कौन से केसेस मनी लॉन्ड्रिंग में आते हैं और फिर उन पे आगे उसी तरह नहीं मेरी आप बात सुन लेना। ये नहीं, इसमें 100 से ऊपर अकाउंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो हुकूमत के और स्टेट बैंक के नोटिस में होते हैं, और स्टेट बैंक का अमला और बैंकों का अमला आपस में मिला होता है। तो लिहाजा हुकूमत में चाहिए। आप देखें ना, हमारी सितम ज़रीफ़ी देखें कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को पता ही नहीं कि 20 रुपए गिर गया पाकिस्तान का रुपया, जो उसकी कीमत कम हो गई है। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, उसको नहीं पता है। और इसकी डीवैल्यूएशन से किस माफिया को फायदा होता है रहमान मलिक साहब, अगर ये इतना डीवैल्यू होता है? उस माफिया को हमने काफी हद तक आइडेंटिफाई किया है। हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 बिलियन रुपीस का फायदा कुछ लोगों ने लिया था पहले, जो 9 अक्टूबर को हुआ था, और 30 नवंबर वाले में भी इससे भी ज्यादा पैसे लोगों ने कमाए थे। इंशाल्लाह दुआ करें, कौम से भी मैं अपील करता हूं दुआ करें। उनके नाम भी सामने लाएंगे? आई एम वेरी क्लोज टू देम। इंशाल्लाह मैं नाम भी सामने लाऊंगा, उनकी तफसील भी लाऊंगा, उनकी अकाउंट की डिटेल भी लूंगा, और इंशाल्लाह मेक श्योर के कमेटी के हाथ में रखते हुए सारे इदारों को, अभी तक तो मुझे पूरी उनकी असिस्टेंस मिल रही है इदारों की, और मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें अहदेदार तो नहीं है, हुकूमत में तो शामिल नहीं है। नहीं जी, मैंने कहा इसमें हुकूमत ना इसमें हुकूमत को भी धोखा हुआ, हुकूमत से भी धोखा हुआ है। मैं बता रहा हूं कि बड़े हेडमास्टर हैं, बड़े बड़े आइंस्टाइन बैठे हुए हैं इसमें, जो उन्होंने ये काम दिखाया। इंशाल्लाह कौम के सामने बहुत जल्द ये चीजें लेके आएंगे, और हम ये चाहते हैं कि एक दफा उन्होंने कर लिया, आने वाले वक्त में पाकिस्तान पे जो रुपये है इसको इतनी चोट न मारे कि पाकिस्तानी की इकॉनमी इंतजार करेगी ये हकायक आप जल्द से जल्द सामने लाएं। बिल्कुल, और कौम इंतजार करेगी हकायक जल्द से जल्द सामने लाएं। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। रहमान मलिक साहब, एक और मामला जो है अब वो सामने आ रहा है जहां हुकूमत को अपोजिशन की जरूरत पड़ने वाली है, वो है फौजी अदालतों में तौसी का मामला है। क्या समझते हैं आप, इनमें तौसी होनी चाहिए? देखिए जी, जो हमने उस वक्त फैसला किया था सारी पार्टीज में, उसके लिए 3 साल के लिए कहा गया था कि हम इसको करेंगे। अभी देखा जाए तो इसका असर बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी फांसियां वक्त पे हुई, एक डिटरेंस आया, क्योंकि ये मैटर मेरी पार्टी फैसला करेगी, और पार्टी की जिस वक्त मीटिंग होगी मैं अपने व्यूज़ वहीं दूंगा। यहाँ पे मैं अपने व्यूज़ पब्लिक नहीं करूँगा। लेकिन देखना ये है कि इसकी अफादियत देखनी है हमने कि इसका कितना फ़ायदा हुआ, क्या आगे अगर एक्सटेंड होती है तो क्या फ़ायदा होगा। बहरहाल ये आने वाले वक्त में जब हमारी पार्टी बैठेगी, हम सब लोग बैठ के ये देखेंगे कि इसमें। अच्छा, अभी आपने रहमान मलिक साहब शुरू में डिस्कशन में जब भारत के हवाले से बात की, आपने कहा कि आपने अपने दौरे हुकूमत में नकेल डालकर भारत को रखी हुई थी। जो मुंबई अटैक्स की अगर हम बात की जाए, जितनी भी तहकीकात हुई, अजमल कसाब की भी बात हुई, कुछ अरसा पहले हमने देखा कि उनकी अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने रिपोर्ट दी कि अजमल कसाब जो था वो भारतीय शहरी ही था, लेकिन हमारे उस टाइम पे इदारों की जानिब से ये कहा भी गया कि अजमल कसाब पाकिस्तानी शहरी था। क्या इसमें अब तक आप समझते हैं ऐसे ड्रॉबैक्स रह गए हैं जिन्हें पाकिस्तान को परसू करना चाहिए? नहीं, देखिए जवाबात तो इसके बड़े इसमें वाज़िया रहे, और मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है 1 घंटे की जो मैंने उस वक़्त की, और मैंने पूरी हकीकत बताई। और जब चिदम्बरम मेरे पास तशरीफ़ लाए, उनके इंटीरियर मिनिस्टर, तो मैंने कहा कि ये कोई इनसाइड इंडिया का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हमने कुछ लोग आइडेंटिफाई किए हैं जो इंडिया से यहाँ आए थे,
उस वक्त तो चिदम्बरम नहीं माने। जब मैंने डेविड हेडले की डिटेल बताई कि ही इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व, तो वो भी नहीं मान रहे थे उस वक्त। बट आई एम ग्लैड, आई मस्ट थैंक हिम फॉर वंस कन्फेसिंग कि आप ठीक कहते थे कि डेविड हेडले का रोल भी था। और उसके बाद सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने देखा कि उनके जो अपने लोग भी उन्होंने भी खुल के बताया कि ये एक बाकायदा कार्रवाई बनाई गई थी और एक बुक लिखी थी। और उसी वाक़या में आपको देखा होगा कि एक बड़ा मशहूर उनका डीआई था कराकरे, जिसको उसी ऑपरेशन में मारा गया था। और ये एक बड़ी सोची समझी स्कीम थी इंडिया की पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। और वक्त और हालात ने साबित किया कि ये इंडिया की अपनी कार्रवाई एक सेट थी जो आरएसएस ने उसी तरह प्लान की थी जिस तरह उन्होंने समझौता एक्सप्रेस में धमाके करके खुद पाकिस्तान का नाम बदनाम किया। हम पूरी दुनिया में वावेला करते रहे कि हम इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन उन्होंने आईएसआई को इन्वॉल्व करने की कोशिश की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके अपने सुप्रीम कोर्ट ने ये उनको ना बल्कि एक्सपोज किया, बल्कि उन सारे करैक्टर्स को जिसमें कर्नल प्रोत भी था, आरएसएस के लोग थे, उस सब का नाम जो है सामने आया। तो ये आप बिल्कुल ऐसे कोई भी इंडिया से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब ये कह सकता है कि वी इंडिया विल टीच यू पाकिस्तानी लेसन थ्रू बलूचिस्तान, और जो बलूचिस्तान में वो हरकतें कर रहे थे और कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। बरामदात भुगती से उसकी जो बात थी वो भी आपके सामने है। तो मैं समझता हूं कि इंडिया का माइंड सेट जो हमारे खिलाफ चल रहा है वो बहुत खिलाफ जा रहा है। लेकिन एक चीज मैं वाजिया कर दूं कि आने वाले वक्त में मैं देख रहा हूं कि मोदी नहीं जीत रहा, और मेरी अपील होगी मेरे सारे इंडियन बहन भाइयों से कि ये बंदा जिसने इतनी ब्रुटैलिटीज की हैं इंडिया में और इतने मुसलमान शहीद किए और क्रिश्चियन को मारा इन्होंने, इसके बाद जो अभी कश्मीर में कर रहे हैं नस्ल कशी, इसकी सजा जो है उसे लिए बगैर वो नहीं रह सकेंगे। मेरी अपील होगी कि आइंदा को अपना ऐसा लीडर चुने जो पाकिस्तान और इस खित्ते में मिलकर अमन लाए। लेकिन मोदी के होते हुए इस खित्ते में अमन नहीं आ सकता। और जिस अंदाज से जी। अब में आपकी सियासी बसीरत के तो सभी कायल हैं। हमने देखा है मुख्तलिफ पार्टीज की जानिब से भी, इवन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि एक हफ्ते की बात है, अगर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इजाजत दे तो हम हुकूमत गिरा सकते हैं। लेकिन एक मौकिफ पे दोनों पार्टियां जो मुत्तफिक हैं कि हुकूमत अपने वजन से गिरे। आप इस हुकूमत को कितना टाइम देंगे? आपकी क्या पेशगोई है कि कितना टाइम आपको ये चलती देखें जी, अगर आप देखें तो उनकी स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बड़ी प्रैग्मेटिक थी। जब इन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं एक फौज जफर मौज पीटीआई की, हम हुकूमत गिराने आ रहे हैं सिंध की, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया उठा के देख लें, लेकिन उन्होंने जवाब दिया था अगर आप इस तरह हरकत करोगे तो फिर हम भी गिरा सकते हैं। तो लिहाजा दिस वाज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। लेकिन ऑन रिकॉर्ड है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो भी बताया ना कि हम चाहते हैं कि इमरान खान 5 साल पूरे करे डिस्पाइट एनी अदर इश्यूज। हम चाहते हैं, लेकिन जब ये बात कहते हैं कि हुकूमती अपने वजन पे गिरेगी, तो वो कितना वजन, आप कितनी देर तक हुकूमत कायम रख पाएगी? आपकी सियासी बसीरत पेशगोई क्या है? वजन जो होता है, देखें, वजन हुकूमतों का बढ़ता है जब डेड वेट्स बहुत शामिल हो जाते हैं। तो डेड वेट्स हमेशा या कश्ती को डुबो देते हैं या और हालात ख़राब कर देते हैं। मेरी तो ये सिर्फ एक राय है कि पाकिस्तान को आगे चलते रहना चाहिए, पाकिस्तान में कंसेंसस आनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी की दाढ़ी को खींचेंगे, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं करेंगे, तो जब अगर किसी की इज्जत उछालेंगे तो फिर शीशे के घर में बैठकर ये मत सोचें कि आप पर कंकर नहीं पड़ेंगे। मेरा हाल इस मेरे शीशे घर की जो सिमली है ये सब लोग समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। अच्छा, और ये जो ग्रैंड अलायंस के गुब्बारे से हवा निकली है, आइंदा मुस्तकबिल करीब में पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो एक ही सड़क पर चलते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स में हर चीज़ जो है वो हो सकती है। सियासत घंटों में, मिनटों में, सेकंडों में बदलती है, और अगर ये अलायंस बनती है तो उसकी जिम्मेदारी मैं उन काबल एडवाइज़र जो हैं पीटीआई उनके डेडिकेट करूंगा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी बन जाए अच्छा है। लेकिन ये अगर अलायंस बन गई तो मैं समझता हूँ पीटीआई के लिए मुश्किलात का सामना होना पड़ेगा। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल रहमान मलिक साहब, आजकल आप दूर दूर क्यों नजर आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत से? कुछ मसरूफियत की वजह से या फिर कोई और? देखें जी, मेरा ख्याल है कि अगर अगर आप गौर से देखें तो आप मुझे हर ओकेजन में देखती हैं। मैं कोर कमेटी की मीटिंग में होता हूँ, मैं
सारे फंक्शंस में होता हूँ। लेकिन जिस और तरह शुक्र एग्रेसिव अल्हम्दुलिल्लाह कि वोकल मैं उसी आप पहले consensus भी हूँ। नजर आते थे पीपल्स अच्छा, पार्टी के आप दीगर रहनुमाओं के देखें साथ। नहीं एग्रेसिव, आज आपको मैं इंटरव्यू देते हुए क्या एग्रेसिव नजर नहीं आ रहा हूँ? क्या मैं अपनी पार्टी की पूरी प्रोटेक्शन नहीं कर रहा हूँ? ऐसा लेकिन ही मैं है। एक चीज अर्ज कर दूं कि मेरी अपनी तजवीज़ थी अपनी ही पार्टी को कि हम अब एज के हिस्से में एडवांस जा रहे हैं, हमें यंगस्टर आगे लाने चाहिए। For God's sake, it's my party. I love my party. I'll continue to fight for my party. ठीक है, बहुत इन चीजों शुक्रिया से कुछ नहीं रहमान होगा, मलिक साहब, बल्कि it आपके will इस give me कीमती more वक्त का strength. और Thank कीमती you. राय का जिसका इजहार आपने किया, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसी तरह तरक्की करता रहे और ऑपोजिशन और हुकूमत में जल्द मुफाहमत भी इंशाल्लाह, हो और आमीन। मुख्तलिफ इशूज़ पर मिलकर बैठकर जो है पार्लियामेंट को जो है वो काम करने दिया जाए। एक बहुत जाते शुक्रिया जाते सवाल जी। करूं, आपने जाते जाते एक सवाल कर दूं मैं आपको कि आपने सवाल बड़े इंट्रीगिंग किए हैं और इकानमी के मतलब आप लगता है कोई इकोनॉमिस्ट हैं अपने टीवी चैनल में। थैंक यू। ये तो वो हकायक हैं जो रोज मीडिया पे भी आते हैं। बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।